हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अभिषेक खंडेलवाल और स्वागत करता हूं आपका पढ़ाई गुरु यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आपका समास। देखो, हम लोग जो समास है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, भाषा और व्याकरण का एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है आपका समास। ठीक है, अगर दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाए। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहता हूं रिलेटेड टू व्याकरण और भाषा से रिलेटेड। देखो, ये जो टॉपिक है वो है आपका भाषा और व्याकरण का। ठीक है, भाषा और व्याकरण का आपका ये टॉपिक है। अब समझना ये है कि ये जो समास है हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक, ठीक है, वो कहाँ से लेके कहाँ तक कवर होगा, मतलब कौन सी क्लास से लेके कौन सी क्लास तक कवर होगा। तो याद रखना, ये आपका क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक कवर होने वाला है। मतलब जो क्लास 9 का बच्चा है, ठीक है, वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकता है और जो 12th में है वो भी इस टॉपिक को पढ़ सकता है। 9, 10, 11, 12 और इसके अलावा जो हायर क्लासेस है उनमें भी इस टॉपिक को रीड किया जा सकता है। अब समझना है, देखो ये टॉपिक मैंने बताया भाषा और व्याकरण का है। सबसे पहले भाषा और व्याकरण का मतलब मैं आप लोगों को समझा देना चाहता हूं। देखो, भाषा का मतलब होता है कि जो हमारे विचार है, ठीक है, उनको जिनके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है वो हमारी क्या है, भाषा। ठीक है, अलग अलग भाषाएं होती है, भारत में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है। राजस्थानी हो गई, ठीक है, गुजराती हो गई, कन्नड़ हो गई, ऐसे ही बहुत सारी भाषाएं होती है। फिर है व्याकरण। अब याद रखना, भाषा को बोलने के लिए जिसकी भी सहायता ली जाती है वो आपकी क्या है, व्याकरण। यार एक चीज बताओ, हम लोग जो विराम चिन्ह है, कोमा वगैरह है, ठीक है, अल्प विराम है, अगर इन सारी चीज़ों का प्रयोग नहीं करते, संज्ञा संधि जो भी है, ठीक है, अगर हम लोग इनका प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या हम लोग भाषा सीख पाएंगे? नहीं सीख पाएंगे। भाषा है वो व्याकरण की सहायता से बोली जाती है। तो इस तरीके से ये दो चीज़ है, भाषा और व्याकरण। मैंने आप लोगों को बता दिया है कि भाषा क्या होती है और व्याकरण क्या होती है। अब व्याकरण के अंदर हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, समास। देखो, समास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं और बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल में आप लोगों को समास से रिलेटेड देने वाला हूं। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं हमारा जो टॉपिक है समास। देखो, समास का अगर सिंपल सा मतलब लूँ मैं आप लोगों के लिए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। मतलब कोई भी जो बड़ा वाक्य होता है उसको छोटे रूप में प्रदर्शित करना, वो आपका क्या कहलाता है, समास कहलाता है। समझ में आ गया कि समास होता क्या है। देखो, मैं परिभाषा लिख रखी है कि होती क्या है। देखो, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने बीच की विभक्तियों का लोप कर जो छोटा रूप बनाते हैं उसे समास या सामसिक शब्द या समस्त पद कहते हैं। मतलब कोई अगर बड़ा शब्द है, ठीक है, वो क्या करता है, अपने बीच की जो विभक्तियां हैं अगर उनको हटा दिया जाए, ठीक है, तो जो छोटा रूप बनता है वो हमारा क्या कहलाता है, समास या सामसिक शब्द या समस्त पद कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेना, मैंने बोला रसोई के लिए घर, लिख रखा है मैंने एग्जाम्पल के अंदर कि रसोई के लिए घर। तो अगर मैं इसको छोटा बनाना चाहूं तो इसकी जो विभक्तियां है के लिए, इसको अगर मैं हटा दूं तो क्या बचा, रसोई घर। तो रसोई घर हम लोग छोटे से रूप में बोलते हैं। तो ये जो छोटा रूप है वो क्या कहलाता है, आपका समास कहलाता है। आई होप मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि समास क्या होता है। इसी में एक और चीज आती है, समास विग्रह। अब ये क्या होता है उसको भी समझना जरूरी है समास की परिभाषा के साथ साथ। देखो, समास विग्रह मैंने लिख रखा है। देखो, हम लोगों ने जो जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, ये हम लोगों ने अभी देखा। अगर मेरे को ये दे रखा है और मेरे को ये बनाना है तो बना सकता हूं। तो अगर मेरे को जो शब्द दे रखा है उसका अलग अलग विभक्तियों के साथ बनाना है, ठीक है, विभक्तियों के सहित बनाना है, तो ये क्या कहलाता है, आपका समास विग्रह है। क्या कहलाता है, समास विग्रह है। देखो, किसी समस्त पद या सामसिक शब्द को उसके विभिन्न पदों एवं विभक्ति सहित पृथक करने की क्रिया को समास का विग्रह कहते हैं। देखो, रसोई के लिए घर अगर छोटा बनाना है, ये क्या कहलाया, समास, और उसी समास को वापस छोटे छोटे रूप में कर दो, ये क्या कहलाता है, आपका समास विग्रह है। समझ में आ गया कि समास क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। फिर एग्जाम्पल भी लिख रखा है, जैसे विद्यालय, तो विद्या का आलय,
ठीक है, वापिस से एक बना दो तो विद्यालय बन जाएगा, माता और पिता, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को दे दिए हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि समास और समास विग्रह क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं समास के प्रकार। समास कितने प्रकार के होते हैं? देखो, जो समास होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। और इन 6 प्रकार को हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले आपका दे रखा है अव्ययभाव समास, ठीक है। फिर दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। फिर जो तीसरा है वो है आपका द्वंद्व समास, ठीक है। जो फोर्थ है वो है आपका बहुव्रीहि समास। फिर जो फिफ्थ है वो है आपका द्विगु समास। और जो 6 है वो है आपका कर्मधारय समास। अब ये जो 6 प्रकार है, इन 6 प्रकार को हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। एक एक समास को हम लोग अलग से कवर करने वाले हैं। तो आई होप आप लोगों का समास, समास विग्रह और समास के प्रकार ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। अगर आप लोगों का ये टॉपिक क्लियर हो गया हो तो मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना। हम लोग 6 प्रकार में से एक एक प्रकार को बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं। देखो, सबसे पहले है आपका द्वंद्व समास। अब यार, इस समास को याद रखने का एक तरीका बताता हूं। देखो, आगे भी दे और पीछे भी दे, ठीक है। दोनों पद क्या है? प्रधान हो, ठीक है। और ये आधा न आ रहा है मतलब और का लोप हो, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा होता है? द्वंद्व समास, ठीक है। दोनों जहां बराबर पद हो, ठीक है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास। अब देखो यार, ये जो द्वंद्व समास है इसको हम लोग 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, ठीक है। कैसे? देखो, जहां दोनों पद प्रधान होते हैं वो कौन सा कहलाता है? आपका द्वंद्व समास। या दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। ये जो 2 पद होते हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। लेकिन जरूरी नहीं होता कि सदैव ही अपोजिट हो, ठीक है। फिर है इसका विग्रह करने पर, और जब भी हम लोग इनका समास विग्रह करेंगे, याद है समास विग्रह क्या होता था? कि उनकी जो विभक्तियां हैं और जो कारक चिन्ह है उनको अलग अलग करेंगे, ठीक है। तो और या का प्रयोग होता है, वो हमारा कौन सा कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। समझ में आ गया? इन तीनों चीजों को मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। फिर दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं। देखो, माता और पिता अपोजिट है, दाल और बाटी अपोजिट है, पाप और पुण्य अपोजिट है, ठीक है। अन्न और जल दोनों अपोजिट है। चाहे ले लो अपना और पराया, एक दूसरे के अपोजिट है। फिर इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। अब हम लोग इनका विग्रह करके देख लेते हैं। अगर और या आया तो हमारा कौन सा है? द्वंद्व समास होगा। देखो, सबसे पहले है माता पिता, तो माता और पिता, ठीक है। क्या हुआ? माता और पिता हो गया समास विग्रह, ठीक है। फिर इसके बाद है आपका दाल बाटी, तो दाल और बाटी, ठीक है। फिर थर्ड है आपका पाप पुण्य, या तो पाप कर लो या पुण्य कर लो, तो पाप और पुण्य, या पाप या पुण्य, ऐसे भी हो सकता है, और पाप और पुण्य भी हो सकता है। फिर है अन्न जल, अन्न और जल, ठीक है। और शब्द आ रहा है बीच के अंदर, तो ये कौन सा है? आपका द्वंद्व समास। फिर है जल वायु, जल और वायु, ठीक है। आगे आपका जल और वायु। फिर इसी तरीके से फल फूल, तो फल और फूल, ठीक है। फिर इसी तरीके से रुपया पैसा, तो रुपया और पैसा, हो गया विग्रह, ठीक है। फिर अपना पराया, अपना या पराया, या अपना और पराया, दोनों तरीके से इसको हम लोग कर सकते हैं। फिर है धर्मो धर्म, धर्म और अधर्म, या धर्म या अधर्म, इसको दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर है आपका सुरासुर, देखो सुर और असुर दोनों एक दूसरे के अपोजिट भी है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है। तो ये कौन सा आपका समास कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। शीतोष्ण, एक तरफ तो सर्दी है और दूसरी तरफ क्या है? गर्मी, तो शीत और उष्ण दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो ये आपका कहलाता है द्वंद्व समास। तो आई होप जो द्वंद्व समास है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है द्वंद्व समास के अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं,
अब हमारा जो दूसरा समास है वो है आपका द्विगु समास। देखो द्विगु समास होता है उसको हम लोग इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है, देखो कैसे। अगर इसको याद रखना है, याद रखने का मतलब है, देखो द्वि का मतलब होता है जहां पहला पद संख्यावाची हो। द्वि मतलब दो, ठीक है। तो इसको याद रखने का तरीका है, मतलब जिसका पहला पद क्या हो, संख्यावाची हो, वो हमारा क्या कहलाता है, द्विगु समास। अब इसको और तरीके से हम लोग कैसे परिभाषित करते हैं वो देखो। पूर्व पद संख्यावाचक होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया है पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाचक होता है। कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक हो सकता है, मतलब इसके बाद वाला जो पद है वो भी क्या हो सकता है, संख्यावाचक हो सकता है कभी कभी, ठीक है। प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध करवाती है, अन्य अर्थ का नहीं। मतलब यहां जो प्रयुक्त संख्या होती है, जो संख्या है वो उसी या किसी समूह का बोध करवाती है, उससे कोई अलग अर्थ नहीं निकलता है, ठीक है। फिर विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। मतलब जब भी हम लोग इनका विग्रह करते हैं तो आपका कौन सा शब्द आता है, समूह आता है या समाहार आता है। कैसे, देखो एग्जाम्पल देखना, दो राह, जहां दो रास्तों का समाहार हो, जहां दो रास्ते एक दूसरे से मिले उनको क्या बोलेंगे, दो राह। तो दो राहों का समाहार, ठीक है। फिर है त्रिभुज, यार जहां तीन भुजाएं आकर मिलती है वो क्या है, त्रिभुज। तो तीन भुजाओं का समाहार। फिर है त्रिलोकी, यार तीन लोग जहां है वो है तीन लोगों का समाहार। फिर है चौमासा, यार चार मासों का समाहार, वो क्या कहलाता है आपका चौमासा। फिर है सप्तऋषि, देखो 7 ऋषियों का समूह है वो क्या कहलाता है, सप्तऋषि, ठीक है। फिर है नवरत्न, या 9 रत्नों का जो समूह है वो क्या कहलाता है आपका नवरत्न। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, द्विगु समास के, जिसमें पहला पद क्या आ रहा है, संख्यावाची। संख्यावाची मतलब क्या हुआ, गिनती आ रही नहीं आ रही भाई, 2 3 3 4 7 9, तो ये गिनती आ रही है, वो कौन सा होता है आपका द्विगु समास। इसके अलावा मैंने कुछ एग्जांपल लिख रखे, आप लोग सोल्व करके देखना, हो जाए तो ठीक है, वरना मेरे को बोल देना, मैं इनको जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें इनको बता दूंगा। देखो पक्षद्वय, त्रिरतन, भुवंत्रय। अब देखो मैंने आपको एक चीज यहां जो बोली थी कि कभी कभी क्या होता है, पूर्व पद संख्यावाचक होता है लेकिन कभी कभी पर पद भी हो सकता है। ये पर पद का एग्जाम्पल है, देखो भुवंत्रय, ठीक है। लेकिन यहां समास कौन सा होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। चतुर्भुज हो गया, पंचामृत हो गया, पंचवटी हो गया, सप्ताह हो गया, अष्टसिद्धि हो गया, नवरात्र हो गया, दशक हो गया, शतक हो गया, शताब्दी हो गया। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल है, आपके द्विगु समास के। आई होप जो द्विगु समास है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका बहुब्रीहि समास। इसको हम लोग 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। देखो कैसे परिभाषित कर सकते हैं, वो कोई भी पद प्रधान नहीं होता। जैसे अभी तक हम लोगों ने जो द्वंद्व समास पढ़ा था, द्विगु पढ़ा था, ठीक है, उसके अंदर कोई पद प्रधान होता था, लेकिन यहाँ कोई भी जो पद है वो प्रधान नहीं होता है। फिर दूसरा क्या है, इसमें प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। मतलब जो वर्ड है उस वर्ड का वह मीनिंग ना निकल के क्या होता है, दूसरा ही मीनिंग निकलता है, ठीक है। फिर तीसरा क्या है, विग्रह करने पर, अगर हम लोग जो समास है उसका विग्रह करते हैं तो क्या शब्द आते हैं, वाला, है, जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि शब्द आते हैं। वो हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। मतलब अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बोलूँ तो सिंपल सी लैंग्वेज में ये बोल सकता हूँ कि जिसका तीसरा अर्थ निकलता हो, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, बहुब्रीहि समास। देखो कैसे, जहां मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है, लोगों की प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखे हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और समास हमारे आसानी से क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले मैंने लिख रखा है गजानन। अब देखो यहां कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अर्थ है वो हम लोगों ने समास विग्रह जिसको बोलते हैं वो समास विग्रह हम लोगों ने किया, लेकिन इसका अर्थ ही तीसरा निकल गया, ठीक है। और लास्ट में देखो जो शब्द आ रहा है वह, वो देख लो आपका वह लिखा हुआ है, हम लोगों ने पढ़ा भी है, वह आता है, ठीक है। वो हमारा कौन सा होता है, बहुब्रीहि समास। देखो गज का आनन है जिसका वह, यार गजानन अपन किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं, तो तीसरा अर्थ निकल गया गणेश, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा हो गया, बहुब्रीहि समास। मीनिंग क्लियर हो गया आप लोगों का। फिर है गिरिधर,
गिरी को धारण करने वाला है जो वह। अब देखो यहाँ जो गिरिधर है, ठीक है, उसका हम लोग तीसरा अर्थ भी निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला कौन था? भगवान कृष्ण। तो यहाँ कृष्ण भी लिख सकते हैं, तीसरा अर्थ निकल गया। ठीक है, तो ये आपका कौन सा समास कहलाता है? बहुव्रीहि समास। आसु, देखो आसु का मतलब होता है शीघ्र। शीघ्र जो पर्सन होता है वह आशुतोष। ठीक है, जरूरी नहीं कि तीसरा अर्थ निकले ही, जिसके अंत में वह, जिसका, जिसकी, वाला है, जो ये सारे वर्ड आते हैं वो हमारे कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास। ठीक है, फिर है सुग्रीव, सुंदर है ग्रीवा जिसकी वह, वो है सुग्रीव। ठीक है, फिर है कनकटा, कटे हुए है कान जिसके वह, वो कनकटा हो गया। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, इतने सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रख रखे हैं ताकि आप लोग सोल्व करके देख लो। ठीक है, कोई भी डाउट हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। अब 2-3 कंफ्यूजन वाले जो चीज़ है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब जैसे आया त्रिनेत्र, तो आप लोग बोलोगे सर त्रिनेत्र, ये तो सर आपने जब द्विगु समास किया था वहां बोला था कि जहां पहला पद संख्यावाची हो वो कौन सा होता है? वो समास होता है। लेकिन आपने तो त्रिनेत्र कहां लिख रखा है? बहुव्रीहि समास के अंदर। ऐसा कैसे? यार दोस्तों देखो, याद रखना, जब भी आप लोग समास विग्रह करो किसी भी शब्द का, ठीक है, तो जो समास विग्रह है वही डिसाइड करेगा कि उसका समास कौन सा होगा। जैसे आपका जो त्रिनेत्र है, ठीक है, त्रिनेत्र, अब त्रिनेत्र को मैंने लिख दिया सिंपल सा 3 नेत्र, तो 3 नेत्र ये चला जाएगा द्विगु समास के अंदर। ठीक है, अब मैंने लिखा 3 है नेत्र जिसके, 3 है नेत्र जिसके, तो ये आपका तीसरा अर्थ ही निकल रहा है भाई। 3 नेत्र किसके हैं? भगवान शंकर के। तो मैंने यहां तीसरा अर्थ निकाल दिया। और हमारा बहुव्रीहि समास कैसे आ गया? जिसके, और तीसरा अर्थ भी निकल गया। तो ये हमारा कौन सा हो गया? बहुव्रीहि। तो ये डिपेंड किसके ऊपर करेगा? समास विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों का कौन सा समास होगा। कंफ्यूजन वाले ये होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब ऐसे ही कर्मधारय समास में भी ऐसा होगा जहां कंफ्यूजन होगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना कि जो समास विग्रह है वो कैसे करते हो आप लोग, ठीक है, वो डिपेंड करेगा। ठीक है, अब जैसे मैंने लिखा है पीताम्बर, अब मैं इसको सिंपल सा भी लिख सकता हूं, लेकिन यहां कर्मधारय समास भी होगा और इसके अंदर कौन सा होगा? बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा? समास विग्रह के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आई होप बहुव्रीहि समास आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, ठीक है, आप उनको सोल्व करके देख लेना कौन कौन से। देखो, त्रिनेत्र, चतुर्भुज, षडानन, दशानन, घनश्याम, पीताम्बर, चंद्रचूड़, मुरारी, नील लोहित, वज्रपाणी, मधुसूदन, आजानुबाहु, नीलकंठ, महादेव, मयूरवाहन, कमल नयन, जलज, दिगंबर, कुशाग्र बुद्धि, मंद बुद्धि, जितेंद्रिय, चंद्रमुखी और अष्टादायी। बहुत नए नए एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रख रखे हैं। ठीक है, अब है हमारा कर्मधारय समास। देखो, कर्मधारय समास की जो परिभाषा है वो क्या है कि एक पद तो विशेषण होता है और दूसरा होता है विशेषण। देखो, विशेषण मतलब जो संज्ञा की विशेषताएं बताता है वो क्या है? विशेषण होता है। दूसरा देखो, इसमें कहीं कहीं उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय उपमान का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को उपमा दी जाती है, ठीक है, वैसा संबंध होता है। तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द प्रयुक्त होता है। जैसे हम लोगों ने बहुव्रीहि समास पढ़ा, तो बहुव्रीहि समास में क्या होता था कि जिसका, जिसके, वह, वो शब्द आते थे। यहाँ क्या शब्द आएगा? रूपी शब्द आता है। तो वो हमारा कौन सा होता है? कर्मधारय समास। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल का विग्रह करके देख लेते हैं, अगर होता है तो ये हमारा कौन सा है? कर्मधारय समास। बस याद रखो, जहां सामने वाले को किसी और की उपमा दे दी गई हो वो हमारा क्या है? कर्मधारय। लेकिन जो चीज मैं आप लोगों को बोलता हूं कि समास का जब भी विग्रह करो तो विग्रह के ऊपर आप लोगों का डिपेंड करता है कि वो कौन सा समास होगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जो मिसमैच होंगे, उधर भी मिल रहे हैं इधर भी मिल रहे हैं, लेकिन डिपेंड किसके ऊपर करेगा कि आप उसको लिख कैसे रहे हो। मैंने आपको पीताम्बर का एग्जाम्पल बताया था, वहां भी था, यहां भी है। ठीक है, यहां जो बोलेंगे पीत है जो अंबर, बस वहां हम लोगों ने बोला था पीले है वस्त्र जिसके, वो है भगवान विष्णु। तीसरा अर्थ निकला था। ठीक है, तो विग्रह करने के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कहां प्रयुक्त होगा। ठीक है, अब देखो पुरुषोत्तम, ठीक है, विग्रह कैसे किया? पुरुष जो उत्तम। अब देखो यहां क्या की जा रही है? ऐसा पुरुष जो उत्तम है,
क्या की जा रही है, उपमा दी जा रही है किसी को कि यार ऐसा पुरुष है जो उत्तम है, मतलब अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ है, ठीक है, वो पुरुष विशेषण विशेष्य हो गया। फिर है दूसरा है नील कमल, नीला जो कमल, वापिस से वही चीज आ गई। फिर है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, उपमेय उपमान का संबंध हो गया, ठीक है। फिर है वचनामृत, वचन रूपी अमृत। अब देखो विग्रह करने पर रूपी शब्द आ गया, तो वचन रूपी अमृत कौन सा समास है हमारा, कर्मधारय समास। चरण कमल, चरण रूपी कमल आ गया कर्मधारय। विद्याधन, विद्या रूपी धन, तो आ गया हमारा कौन सा, कर्मधारय समास। मीनिंग क्लियर हो गया कि कर्मधारय समास क्या होता है। एग्जाम्पल मैंने बता दिया, इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए रख रखे हैं, सोल्व करके देखना। देखो महापुरुष हो गया, घनश्याम हो गया, पीताम्बर हो गया, महर्षि हो गया, नराधम हो गया, अधमरा हो गया, रक्तांबर हो गया, कुपुत्र हो गया, दुष्कर्म हो गया, चरम सीमा हो गई, लाल मिर्च हो गई, मंदबुद्धि हो गई, मृग नयन। अपन बोलते नहीं क्या तेरे नयन तो मृग जैसे है, वो मृग नयन है, मतलब उपमेय उपमान का संबंध है। फिर है नरसिंह शुभागमन, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग करके देख लेना, होते हैं तो ठीक है, वरना मैं आप लोगों को बता दूंगा। आई होप जो कर्मधारय समास है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब है हमारा अवयवभाव समास। देखो इसको कैसे परिभाषित किया जा सकता है, मैंने 4 तरीके लिख रखे हैं, चारों तरीकों से परिभाषित कर सकते हैं अवयवभाव समास को। देखो जिसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, अवयवभाव समास। या जिसका पहला पद या दूसरा पद क्या होता है, अवयव होता है। अब ये अवयव होता क्या है इसको समझो, मतलब वे शब्द जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अवयव शब्द। मतलब जहां पहला पद हो क्या हो, अवयव, मतलब जिसमें लिंग वचन कारक इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं हो, वो हमारे क्या कहलाते हैं, अवयवभाव समास। या इसके अलावा यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर अवयव की तरह प्रयुक्त हो, मतलब एक शब्द है जो बार बार आए, ठीक है, या पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है, बार बार आना, ठीक है, या दोनों शब्द मिलकर किसकी तरह प्रयुक्त हो, अवयव की तरह। अवयव का मतलब अभी हम लोगों ने समझ लिया है। फिर है संस्कृत के उपसर्ग युक्त पद भी क्या कहलाते हैं, आपके अवयवभाव समास कहलाते हैं। मतलब जो संस्कृत के उपसर्ग है, संस्कृत के टोटल 22 उपसर्ग है, उनसे युक्त पद भी क्या कहलाते हैं, अवयवभाव समास कहलाते हैं। ये चारों के एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले मैंने लिखा है यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। पहला पद क्या है, प्रधान है, लेकिन ये पहला पद है, ठीक है, वो क्या है, अव्यय हो, मतलब लिंग वचन कारक इनके अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अवयवभाव समास, ठीक है। मैंने लिख रखा है प्रतिदिन, देखो प्रत्येक दिन, दिन दिन, हर दिन। अब देखो यदि एक शब्द की पुनरावृत्ति हो और दोनों शब्द मिलकर किसकी तरह प्रयुक्त हो, अवयव की तरह प्रयुक्त हो, ठीक है। या संस्कृत के उपसर्ग युग, तो ये संस्कृत का उपसर्ग भी है प्र, ठीक है, और ये शब्द बार बार पुनरावृत्ति भी हो रही है, ठीक है, तो ये कौन सा है हमारा, अवयवभाव समास। मीनिंग क्लियर हो गया, व्हाट इज अवयवभाव समास, ठीक है। फिर है प्रत्येक, हर एक, एक एक, प्रत्येक, पुनरावृत्ति भी हो रही है, और मैंने क्या बोला, प्र किसका उपसर्ग है, संस्कृत का उपसर्ग है, ठीक है, तो वो कौन सा है आपका अवयवभाव समास। फिर है घर घर, प्रत्येक घर, हर घर, बीचों बीच, ठीक बीच में, ठीक है, तो ये हमारे किसके एग्जाम्पल है, अवयवभाव समास के हैं। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लिख रखे हैं, जैसे यथाशीघ्र हो गया, यथाक्रम हो गया, यथाविधि हो गया, यथावसर हो गया, यथेच्छा हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, हाथों हाथ हो गया, रातों रात हो गया, आमरण हो गया, भरपेट हो गया, अनुकूल हो गया, जीवन हो गया, ठीक है, निर्विवाद हो गया, दरअसल हो गया, बाकायदा हो गया। तो ये सारे एग्जाम्पल आप लोग सोल्व करके देख लेना, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कर्मधारय समास क्या होता है। अगर सीधी सी लैंग्वेज में बोल दे, जिसका पहला पद प्रधान होता है या जो जिसका पहला पद अवयव होता है, ठीक है, या दोनों पद मिलके अवयव हो जाते हैं, या एक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही हो बार बार, ठीक है, या जिसमें संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग किया जाता है, वो हमारा कौन सा होता है, अवयवभाव समास होता है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब लास्ट है आपका तत्पुरुष समास। देखो इस समास को हम लोग कैसे परिभाषित कर सकते हैं, देखो जिसमें दूसरा पद प्रधान हो, अभी जस्ट पहले वाला पढ़ा कर्मधारय, जिसका पहला पद प्रधान हो, और तत्पुरुष में कौन सा होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। अभी यार ये बार बार वर्ड आ रहा है प्रधान, तो सबसे पहले प्रधान का मतलब समझा देता हूं ताकि
डाउट ना रहे, प्रधान का मतलब मैंने यहाँ लिख दिया है, मतलब जो विभक्ति है उसका लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। तो अगर हम लोग परिभाषित करना चाहे तो जिसमें दूसरा पद प्रधान होता है तथा कारक चिन्हों का प्रयोग होता है सिर्फ कर्ता व संबोधन को छोड़ के, ठीक है, वो हमारा कौन सा होता है, तत्पुरुष समास होता है। सिर्फ याद रखना इसके जो उपभेद होते हैं वो कारकों के आधार पे ही होते हैं। कारक आप लोगों ने पढ़े होंगे, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से पृथक होने के लिए, संबंध काके की रारे री, अधिकरण में पर, संबोधन हे बो अरे, ये हमारे क्या होते हैं, कारक चिन्ह होते हैं, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ दो को छोड़ दो, कौन कौन से दो को छोड़ दो, जो कर्ता है, कर्ता ने, और जो संबोधन है हे बो अरे, उसको छोड़ दो, और बाकी को जिसमें भी समास विग्रह करने पे सारे कारक चिन्हों का प्रयोग होता हो वो हमारा उसी हिसाब से हमारा कौन सा हो गया, तत्पुरुष समास हो गया, ठीक है। जैसे मैंने कोई शब्द बोला हवन सामग्री, तो हवन के लिए सामग्री, फिर मैं कारक चिन्हों में जाके देखूंगा, कर्ता ने कर्म को करण से प्रदान के लिए, तो संप्रदान के लिए, तो हवन के लिए सामग्री, तो ये कौन सा हो गया, संप्रदान तत्पुरुष हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से इसके उपभेद होते हैं। अब हम लोग समझते हैं ये होता क्या है। प्रधान का मतलब मैंने आप लोगों को बता ही दिया है भाई, जो दूसरा पद है वो प्रधान होता है। प्रधान का मतलब जहां विभक्ति का लिंग वचन दूसरे पद के अनुसार होता है। जैसे मान लो जेब कतरा है, ठीक है, तो इसका जो विभक्ति है उसका मतलब किसके अनुसार होता है, दूसरे पद के हिसाब से। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। अब यहां होता जेब कतरी, तो जेब को कतरने वाली, तो मतलब अलग हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, दूसरा पद प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास होता है। तो देखो सबसे पहले है कर्म तत्पुरुष, फिर है करण, फिर है संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। मैंने क्या बोला कि ये किसके हिसाब से होते हैं, इसके उपभेद किसके हिसाब से होते हैं, कारक के आधार पे होते हैं। तो देखो जेब कतरा, तो जेब को, तो कौन सा हो गया, कर्म तत्पुरुष। इसके एक दो एग्जाम्पल मैंने और लिख रखे, आप लोग सोल्व करके देख लेना। फिर है करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष ईश्वर प्रदत्त, मतलब ईश्वर से प्रदत्त, ठीक है। तो कौन सा हो गया इसमें, करण तत्पुरुष, मतलब विग्रह करने पे से आ रहा है, तो से का मतलब कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष। मीनिंग क्लियर हो गया। इसके एक दो एग्जाम्पल और लिख रखे मैंने, हस्तलिखित हो गया, तुलसीकृत हो गया, रत्न जड़ित हो गया, ठीक है। इसके अलावा संप्रदान तत्पुरुष जहां के लिए आता हो, ठीक है, विग्रह करने पे। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है। विद्यालय हो गया, गुरु दक्षिणा हो गया, बलि पशु हो गया, ठीक है, वो हमारा कौन सा होगा, संप्रदान तत्पुरुष होगा। फिर है अपादान तत्पुरुष, यानी जहां से पृथक होने के लिए भाव आए, जैसे ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, अलग हो रही है कोई चीज, ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। पदच्युत हो गया, मार्ग भ्रष्ट हो गया, धर्म विमुख हो गया, देश निकाला हो गया, ठीक है। ये सब हमारे क्या है, अपादान तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। फिर आपका संबंध तत्पुरुष, जहां काके की रारे री मामे में आता हो, जैसे मंत्री परिषद, तो मंत्री की परिषद, ठीक है, तो आपका क्या आ गया, की आ गया, तो ये कौन सा हो गया, संबंध तत्पुरुष हो गया। प्रेम सागर, राजमाता, अमचूर, रामचरित, ये किसके एग्जाम्पल है, संबंध तत्पुरुष के एग्जाम्पल है। फिर अधिकरण तत्पुरुष, जहां में पर, ठीक है, तो वनवास, वन में वास, ठीक है, तो अधिकरण तत्पुरुष हो गया उसके अंदर, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, जहां हम लोग अगर समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह में जो कारक चिन्ह आता है उस कारक चिन्ह के अनुसार हम लोग इसके उपभेद बताते हैं। जैसे मैंने बोला के लिए, तो संप्रदान तत्पुरुष हो गया। मैंने बोला से, तो कौन सा हो गया, करण तत्पुरुष हो गया। से पृथक होने के लिए, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, मतलब जहां पृथक हो रहा हो, अलग हो रही हो चीज, यहां अलग नहीं हो रही हो, ठीक है, तो ये दोनों को ध्यान रखना। तो ये सारा हमारा क्या कहलाता है, तत्पुरुष समास कहलाता है। तो आई होप जो तत्पुरुष समास है वो आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों का समास पूरा हो गया है। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है समास के अंदर तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू।